Hello learners. In our last video, we have discussed the economic reforms, need of economic reforms and the elements of new economic policy. That was the LPG. Now today we will discuss about the first very important element of NEP, new economic policy, that is liberalization. तो लिबरलाइजेशन को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन की क्या मीनिंग है, लिबरलाइजेशन की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और लिबरलाइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं उसको डिफरेंट सेक्टर में डिस्कस करेंगे. So let's start with meaning of the liberalization. As you can see on the screen that liberalization means removing all unnecessary control and restrictions like permit licenses, protectionist duties, quotas, etc. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अब तक जितने भी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे प्रोडक्शन पर या इंडस्ट्रीज पे, उन सभी को फ्री करना, उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना. And in other words, we can say that it may be defined as loosening of government regulation in a country to allow for private sector companies to operate business transactions with fewer restrictions. कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस को कंट्री में उसको लूज़ नहीं करना मतलब गवर्नमेंट अपनी जो रूल्स और रेगुलेशंस बना रही है उसमें थोड़ा लिबरल हो जाए. वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल एंड रेगुलेशन नहीं होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर जो है वो कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ बिजनेस कर सके. सो वी कैन say in other words also that the liberalization of the economy means freedom of the producing units from direct or physical controls imposed by the गवर्नमेंट. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे लिबरलाइजेशन के. तो ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम डिस्कस करें तो इस लिबरलाइजेशन की मतलब भाई क्या ज़रूरत है, क्या उद्देश्य था कि गवर्नमेंट अपने जो नियम है, उसके जो कानून बने हुए हैं उनको ढीला ढाला रखे. तो फर्स्ट पॉइंट इज द टू डिक्रीज डेट बर्डन ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री के डेट बर्डन को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में देखा कि हमारी कंट्री के ऊपर 90s की क्राइसिस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमने बोरोइंग इतनी ज़्यादा कर रखी थी कि हम डेट ट्रैप में फंसते जा रहे थे. तो वो कंट्री को डेट ट्रैप से, डेट बर्डन से निकालने के लिए, डिक्रीज करने के लिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो कंट्री में हो. सेकेंडली, टू एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट. टू एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट का मतलब क्या हो गया कि मार्केट का साइज बढ़ाने के लिए, अभी तक हम क्लोज्ड इकोनॉमी में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी हमारी नहीं थी. लेकिन 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से ओपन अप हो गई. न सिर्फ हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए बल्कि वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस करने लगे. तो साइज ऑफ द मार्केट को बढ़ाना मतलब वो भी एक लिबरलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहा. नेक्स्ट इज टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. तो अभी तक हमने रेस्ट्रिक्शंस जितने भी लगा रखे थे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, जो कोटा, जो टैरिफ और ड्यूटीज़ एक्सेट्रा जो लगा रखी थी गवर्नमेंट ने, वो सबको रिलीज़ कर दिया, वो सबको रिमूव कर दिया ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो फॉरेन इंडस्ट्रीज से कॉम्पिटिट करें और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें, अपने जो भी प्रोडक्शन के तरीके हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, अपने प्रोडक्शन के तरीकों को चेंज करें. नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंकरेज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये तो सबसे बड़ा लिबरलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट, कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना. भाई गवर्नमेंट इतनी अपनी नीतियों में, अपने कानूनों में इतने चेंजेस, इतना मतलब लिबरलाइज्ड क्यों हो रही है. तो इतना लिबरल इसीलिए हो रही है ताकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है गुड्स और सर्विसेज का वो इंक्रीज हो. Now, our next topic is economic reforms under liberalization. तो गवर्नमेंट ने क्या क्या लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन में क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, कि किन किन सेक्टर्स को लिबरल किया, किन किन सेक्टर्स में उसने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की. तो उन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन देखेंगे.
तो इसके अंदर में अगर हम देखें स्क्रीन पे कि कुछ सेक्टर्स वाइज, मतलब जो भी लिबरलाइजेशन में जो रिफॉर्म्स हुए उसको सेक्टर्स में बांट दिया गया है। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, सेकंड वन इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, थर्ड वन इज फिस्कल रिफॉर्म्स या जिसको हम टैक्स रिफॉर्म भी कहते हैं, और फोर्थ इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड फिफ्थ इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में यानी हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर था उसमें गवर्नमेंट ने एनईपी के तहत मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या क्या रिफॉर्म्स किए उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि आईपीआर 1956 में इंडस्ट्रीज़ का थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन किया और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की गई थी और पब्लिक सेक्टर का अभी तक 1950 से जो चल रहा था, तो पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा था। तो अब इन चीज़ों को हटा करके गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही थी। तो आवर फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इज एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जो सिस्टम चल रही थी अभी तक उसको ख़त्म किया गया। तो in July 1991, a new industrial policy was announced. It abolished the requirement of licensing except for the following 5 industries. तो हमने जैसे लास्ट आईपीआर 1956 में डिस्कस किया कि नई जो इंडस्ट्री लगाने के लिए पुरानी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। तो जुलाई 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुई उसके तहत ये कहा गया कि अब सिर्फ और सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। वो 5 इंडस्ट्रीज क्या क्या थी? ए लिकर, बी सिगरेट, सी डिफेंस इक्विपमेंट, डी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एंड ई डेंजरस केमिकल्स। तो इन इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडस्ट्रियल जो भी हाउसेस हैं उनको लाइसेंस लेने का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे पहला रिफॉर्म यही किया गया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की व्यवस्था सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के ख़त्म कर दी गई। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब हमने डिस्कस किया उस टाइम पे कि पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ही ज़्यादा था। प्राइवेट सेक्टर जो है था तो ज़रूर, बट वो पब्लिक सेक्टर को सप्लीमेंट करने के लिए मेन रोल पब्लिक सेक्टर का था। तो अब under the new industrial policy, the number of industries reserved for public sector was reduced from 17 to 8. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या किया गया, जो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, तो शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज़ में जो 17 इंडस्ट्रीज़ रखी गई थी उन इंडस्ट्रीज़ की संख्या कम करके 8 कर दी गई। और अब प्रेजेंटली 2010-11 में अब नंबर ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं दीज वर रिड्यूस्ड मेरली टू 2, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज। अब ये 2 फील्ड ही ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं, बाकी अब सब प्राइवेटाइज हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स मतलब क्या हुआ कि अब जो है पहले तक पहले क्या होता था कि जैसे कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की हमें उतनी फ्रीडम नहीं थी, गवर्नमेंट का इम्पोजिशन था, गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे। तो नाउ लिबरलाइजेशन इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। इस व्यू से, इस ऑब्जेक्टिव से कि जो प्रोड्यूसर होगा वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकता है। तो कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की फ्रीडम मिल गई। दैट परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फॉर द इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पहले अगर हमें किसी टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना है या कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना है तो उसमें परमिशन लेनी होती थी गवर्नमेंट की और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेस हैं वो एंटर कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर इंडस्ट्रीज़।
So these were the industrial sector reforms which were undertaken under liberalization. Liberalization में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या हुए? सबसे पहले तो लाइसेंसिंग की जो सिस्टम थी वो 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के ख़त्म कर दी गई। सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस लेना होगा, अदरवाइज़ बाकी इंडस्ट्रीज सेटअप कर की जा सकती हैं। देन पब्लिक सेक्टर को की जो अंडर में जितनी भी इंडस्ट्री थी उनको कम की गई, 17 to 8 किया गया। फिर 8 to 2010-11 में अगर बात करें तो अब सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज़ हैं जो कि पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट में आती हैं। और फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स को भी इंपोर्ट करने का फ्रीडम मिल गया इस व्यू से कि वो टेक्नोलॉजी अपनी अपग्रेड कर सकते हैं। तो these were the economic reforms which were undertaken in industrial sector under the process of liberalization. Now second is financial sector reforms. अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या हुए? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपकी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये सारे ही फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो लिबरलाइजेशन के अंडर में रिफॉर्म किया दैट वाज द रिड्यूसिंग वेरियस रेशियोज़। रिड्यूसिंग वेरियस रेशियोज़ का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे पहले जितने भी रेशियोज़ थे उसको कम कर दिए। उसको कम करने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे CRR है, SLR है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसको कम करके उसकी मनी सप्लाई बढ़ाने पे ज़्यादा समय एम्फसाइज किया। तो ये जो रेशियोज़ के बारे में आप मैक्रो इकोनॉमिक में हम डिस्कस करेंगे। तो और दूसरा जो रिफॉर्म किया, चेंज इन रोल ऑफ RBI फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था। क्योंकि इंडिया में क्या था कि अभी RBI जो है दैट इज़ the supreme authority of the monetary structure in the economy. तो financial sector is always regulated and controlled by the RBI. तो liberalization implied a substantial shift in the role of the RBI from a regulator to a facilitator of the financial sector. तो अब RBI का रोल रेगुलेटर जैसा नहीं है, अब उसका रोल कैसा होगा? फैसिलिटेटर जैसा होगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि एज अ रेगुलेटर द RBI prior to the liberalization would itself fix interest rate structure for the commercial bank, but as a facilitator the RBI would only facilitate the free play of the market forces and leave it to the commercial banks to decide their interest rate structure. So now competition rather than control rules the decision making process. पहले क्या होता था कि RBI जैसे खुद से ही कोई भी इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देती थी, कमर्शियल बैंक के लिए सारा स्ट्रक्चर तैयार कर देती थी। अब RBI किस रूप में हो गई सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद? अब RBI सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगी। RBI ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्सेस पे, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस पे सारी चीज़ों को छोड़ दिया और अब ये कमर्शियल बैंक के ऊपर होगा कि वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस दे विल डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट एंड फॉलो अप। तो अब इस तरीके से कंपटीशन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को गवर्न करेगा, न कि RBI गवर्न कर रही है। नाउ डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, तो इसकी बात तो हमने अभी ऊपर ही बता दी कि भाई इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट नहीं कर रही है RBI, उसका डीरेगुलेशन हो रहा है, मतलब कि वो कमर्शियल बैंक के ऊपर है कि वो खुद से डिसाइड करेगी। नाउ नेक्स्ट इज फिस्कल रिफॉर्म्स और टैक्स रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म या टैक्स रिफॉर्म क्या था? फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी जिसको हम कभी बोलते हैं। तो फिस्कल रिफॉर्म्स का मतलब ये हो गया कि द रिफॉर्म्स विच रिलेट्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे रिफॉर्म जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेट करते हैं। तो फिस्कल रिफॉर्म्स में बेसिकली टैक्स रिफॉर्म, टैक्स को मॉडिफाई किया गया। अब इसमें जो टैक्स रिफॉर्म्स किए गए वो टैक्स रिफॉर्म में क्या था कि सबसे पहला काम ये किया गया कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले GST की बात की गई।
तो जीएसटी की बात की गई, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाइड किया गया, मॉडरेट किया गया। तो इस तरीके से प्रायर टू द लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर इन द कंट्री हैज़ बीन हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इवेसिव। लिबरलाइजेशन के पहले टैक्स स्ट्रक्चर हमारी कंट्री का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत ही इवेसिव था। सो फियरिंग अ हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन पीपल वुड ऑफन इवेट टैक्सेस। और चूंकि हाई टैक्सेस लगता था, हैवी बर्डन लगता था टैक्स का, तो लोग क्या करते थे, टैक्स की चोरी करते थे। तो अब रिफॉर्म के बाद ये हुआ कि टैक्स को का जो स्ट्रक्चर है, पहले तो वो सिंप्लीफाई कर दिया गया, दो तरीके के टैक्स कर दिए गए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होगा। और दूसरा कि टैक्स का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया गया, बहुत ही मॉडरेटेड कर दिया गया। सो दिस से क्या हुआ कि टैक्स कंप्लाइंस जो है लोगों की बढ़ी, एंड देयरफॉर टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। और गवर्नमेंट की जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी बढ़ गई। तो फिजिकल रिफॉर्म्स में बेसिकली यही हुआ कि टैक्स जो कि टैक्स स्ट्रक्चर जो कि अब तक का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही वैसिव था, उसको गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया, मॉडरेट किया, जिससे कि टैक्स कंप्लाइंस बढ़ा और गवर्नमेंट के टैक्स जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ गई। टैक्स स्ट्रक्चर मेनली मॉडिफाई किया, मॉडरेट किया, और दो तरीके के टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए, एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसा कि हम जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि द रिफॉर्म्स विच वर related to the devaluation of the Indian rupee against foreign currencies। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में सबसे पहला जो रिफॉर्म किया गया, मतलब फॉरेन करेंसी से रिलेटेड रिफॉर्म जो हुआ 1991 में, उसमें सबसे पहला जो रिफॉर्म हुआ दैट वाज द कि डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। अब ये डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीस क्या है? तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब समझते हैं। ये सब टॉपिक आप जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर होगा आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वहाँ पे भी इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बहुत से शॉर्ट में बता रहे हैं। तो डिवैल्यूएशन इम्प्लाइज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब आप डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को किसी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, गवर्नमेंट जानबूझ के कम करती है, उसको डिवैल्यूएशन कहा जाता है। और डिवैल्यूएशन करने के पीछे रीज़न क्या होता है? डिवैल्यूएशन के पीछे रीज़न ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है और इंपोर्ट कम करना चाहती है। तो जैसे ही डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी होगा तो इससे क्या होगा कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे और कम से कम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी की वजह से क्या होगा कि हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो फॉरेन में सस्ते हो जाएंगे और जो फॉरेन गुड्स हैं वो डोमेस्टिक कंट्री में महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम इंपोर्ट कम करते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ा देते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ जाता है तो भाई कोई भी कंट्री है उसका मेन एम होता है एक्सपोर्ट को बढ़ाने का। तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी मतलब कि जब गवर्नमेंट जानबूझ के अपने कंट्री की करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी के टर्म्स में कम कर देती है तो इसको डिवैल्यूएशन कहा जाता है। और डिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म यही था, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। अब इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म क्या हुआ, यानी कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे। तो इसमें भी टैरिफ जो रिस्ट्रिक्शंस थे दे हैव बीन कंसिडरेबली मॉडरेटेड rather withdrawn from many items of export and import। तो जो अभी हमने ऊपर भी बताया, इंडस्ट्री में भी डिस्कस किया कि टैरिफ और कोटा से रिलेटेड काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी अपनी पॉलिसीज़ लिबरल कर दी थी। तो टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो कंसिडरेबली मॉडरेट किए गए और कुछ कुछ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टेड आइटम से तो वो हटा ही लिए गए। और इंस्टीड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री नाउ देयर इज द पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही थी टैरिफ बैरियर्स लगा करके, ट्रेड बैरियर्स लगा करके। अब 1991 की पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब
प्रोटेक्शन की पॉलिसी को पूरी तरह से ख़त्म करके अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो जो बेस्ट है वो सर्वाइव करेगा, मतलब अब फॉरेन कंपटीशन में जो टिकेगा वो सर्वाइव करेगा, ये पॉलिसी जो है अडॉप्ट कर ली गवर्नमेंट ने। नाउ मार्केट कंपटीशन हैज़ रिप्लेस्ड द पॉलिसी ऑफ कोटा एंड टैरिफ। अब इतना ज़्यादा मार्केट कंपटीशन, मतलब ग्लोबल मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया कि टैरिफ एंड कोटा जैसी पॉलिसीज़ जो है ख़त्म कर दी गई। एंड एफिशिएंसी इज़ द बेंच मार्क ऑफ ग्रोथ, नॉट सिंपली एक्सपेंशन। और एफिशिएंसी के साथ मतलब एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, नॉट सिर्फ कि हमारा जो क्वांटिटेटिव है, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही प्रोडक्शन, मतलब दोनों प्रोडक्शन में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरीके का चेंज होना चाहिए, नॉट ओनली दी क्वांटिटेटिव। एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स में बेसिकली एफडीआई, हम कह सकते हैं कि एफडीआई एंड एफआईआई दोनों ही इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई का मतलब यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो दोनों इन्वेस्टमेंट को काफ़ी प्रमोट किया गया, जिससे ग्लोबल लेवल पे हम एक दूसरी कंट्री से दूसरे कंट्रीज से काफ़ी क्लोज हुए। तो दिस वर द बेसिक रिफॉर्म्स अंडर द लिबरलाइजेशन, दैट वाज द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। थैंक यू।